Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding our Yes, previous yes, ma'am. topics, you can ask me. No, पहले के ma'am. No ओके, problem. तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि किस तरीके से चीजें हो रही थी अलग अलग ट्रेडिशन के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती थी. गुड्स वर ऑब्टेन्ड नॉट बाइंग देम, नॉट बाय बाइंग देम बट एज गिफ्ट्स. गुड्स जो है लोग बाग कैसे उनको मिलते थे, वो खुद से नहीं खरीदते थे, वो एज ए गिफ्ट उनको दिए जाते थे. Numerous languages were spoken in North America, though these were not written down. कई सारी भाषाएं बोली जाती थी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, भले ही इनको लिखा नहीं गया हो. They believed that the time moved in cycles, and each tribe had accounts about their origins and their earlier history, which were passed on from one generation to the next. अब ये लोग क्या है, मानते थे कि समय जो है वो साइकिल्स में चलता रहता है और हर ट्राइब जो है वो अपने ओरिजिन के बारे में जानती है कि वो कैसे उनका ओरिजिन हुआ है, कैसे वो आए हैं, और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो चीज है हिस्ट्री पास करते जा रहे हैं. दे वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्स पीपल, एंड वो ब्यूटीफुल टेक्सटाइल, वो बहुत ही हुनरमंद क्राफ्ट पर्सन थे, और कई अच्छी उन्होंने बुनाई करी है, सुंदर बुनाई करी है टेक्सटाइल्स के अंदर, सिली हैं चीजें. दे कुड रीड द लैंड, दे कुड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट्स, वो पढ़ पाते थे लैंड यानी कि वो जमीन को समझते थे, क्लाइमेट्स को समझते थे. एंड डिफरेंट लैंडस्केप्स इन द वे लिटरेरी पीपल रीड रिटन टेक्स्ट, और जो अलग अलग लैंडस्केप होते थे उनको भी इतने अच्छे से समझ पाते थे जैसे कि पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीज को समझ पाते हैं, उसी तरीके से ये लोग जमीन, क्लाइमेट और लैंडस्केप को अच्छे तरीके से समझ पाते थे. अब एनकाउंटर विद यूरोपियंस, यूरोपियन से इनका कैसे एनकाउंटर हुआ. इन 17th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स जो पहुंचे थे नॉर्थ कोस्ट पर नॉर्थ अमेरिका के, उनके 2 मंथ का जर्नी रही थी, ठीक है. एंड वर रिलीव टू फाइंड द नेटिव पीपल्स फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, और वो खुश थे ये जान करके कि ये नेटिव लोग जो है ये बहुत ही मिलनसार है और वेलकम करने वाले लोग हैं. अनलाइक द स्पेनिश इन साउथ अमेरिका, अब ये नॉर्थ अमेरिका पहुंचे थे, उनको बहुत ही मिलनसार लोग मिले, और जब ये साउथ अमेरिका पहुंचे थे, वहां पे स्पेनिश लोग थे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मतलब इतने मिलनसार नहीं थे. वहां पे बहुत ज्यादा गोल्ड था उस कंट्री में, ठीक है. और ये एडवेंचर्स जो थे, ये कई सारे एडवेंचर्स आए इनकी इस यात्रा के दौरान, जब ये अलग अलग जगहों पे गए, ठीक है. और इन्होंने व्यापार किया फिश और फर्स में, और इन विच दे गॉट द विलिंग हेल्प ऑफ द नेटिव्स. इसमें इनकी लोग, जो नेटिव लोग थे, उन्होंने भी मदद करी, जो एक्सपर्ट थे हंटिंग में यानी शिकार करने में, उन्होंने इनको फिश भी हंट करके दी और फर्स जो है जानवरों के वो भी करके दिए. Further south along the Mississippi River, the French found that the natives had regular gatherings to exchange handicrafts unique to a tribe, and food items not available in other regions. अब ये क्या हुआ, जब ये और साउथ में गए तो मिसिसिपी रिवर जो थी, वहां पर इन लोगों, फ्रेंच लोग जो थे, इन्होंने पाया कि यहाँ पे सारे लोग नेटिव्स जो हैं इकट्ठे होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स का, यानी कि चीजें एक्सचेंज करते हैं जो एक ट्राइब के लिए बहुत ही यूनिक है, या फूड आइटम्स जो दूसरे रीजन में नहीं मिलते, वो ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं. In exchange for local products, the Europeans gave the native blankets, iron vessels, which they used sometimes in place of their clay pots. अब इसी चीजों के बदलाव एक्सचेंज के अंदर वहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स थे यूरोपियंस के, उन्होंने नेटिव्स को दिए, वहां के ब्लैंकेट्स दिए, आयरन वेसल्स यानी आयरन के बर्तन दिए जो वो क्ले पॉट्स की जगह यूज करते थे, गन्स दी जो बहुत ही यूजफुल थी तीर कमान से, ठीक है, जानवर मारने के लिए. पहले वो लोग तीर का यूज करते थे, बो एंड एरोस, लेकिन फिर जब इन्होंने गन्स दे दी तो उससे और आसानी से मरने लगे. और इनको दिया अल्कोहल यानी कि शराब. दिस लास्ट आइटम वॉज समथिंग द नेटिव्स हैड नॉट नोन अर्लियर. ये जो अल्कोहल, ये लास्ट आइटम जो उन लोगों ने दिया यूरोपियंस ने, वो इन लोगों के लिए बहुत नया था, इनको इस चीज के बारे में पता नहीं था. एंड दे बिकेम एडिक्टेड टू इट, और फिर वो क्या हो गए, इसके एडिक्ट हो गए. विच सूटेड द यूरोपियंस, जो यूरोपियंस के लिए बहुत फायदेमंद चीज थी, बिकॉज इट एनेबल्ड देम टू डिक्टेट टर्म्स ऑफ ट्रेड. अब इससे क्या हुआ, जब उन लोगों को आदत लग गई शराब पीने की, अल्कोहल कंज्यूम करने की, तो
यूरोपियंस के लिए सिचुएशन बहुत ही सूटेबल हो गई, और अब क्योंकि उन्हीं के पास में अल्कोहल हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी ट्रेड की टर्म्स जो है वो सेट कर दी कि अब व्यापार जो है हमारे हिसाब से होगा। यूरोपियंस एक्वायर्ड फ्रॉम नेटिव्स एन एडिक्शन ऑफ टू टबैको, और यूरोपियंस ने उन लोगों से क्या सीखा था? टबैको का एडिक्शन सीखा था। यानी कि वो लोग टबैको तंबाकू बहुत खाते थे, तो उन लोगों ने उसका एडिक्शन हो गया था इनको। लेकिन अल्कोहल का एडिक्शन थोड़ा ज्यादा खराब था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. अब म्यूचुअल परसेप्शन क्या था? 18 सेंचुरी के अंदर वेस्टर्न यूरोपियंस ने सिविलाइज्ड लोगों का टर्म दिया, जिसका मतलब था कि टर्म्स ऑफ लिटरेसी, कौन कितना पढ़ा लिखा है उस पर, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में है, अर्बनिज्म जानता है, ये सब क्या थे? सिविलाइज्ड थे। टू देम द नेटिव्स ऑफ अमेरिका अपीयर्ड अनसिविलाइज्ड, इनके लिए जो अमेरिका के रहने वाले लोग थे वो अनसिविलाइज्ड थे। टू सम लाइक द फ्रेंच फिलोसोफर जॉन जैकस रूसो, जॉन जैक रूसो जो है, उन्होंने कहा है सच पीपल वर टू बी एडमायर्ड एज दे वर अनटच्ड बाय द करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के लोग जो कि अनसिविलाइज थे, जिन लोगों ने अनसिविलाइज बोल दिया था अमेरिकन को, वो क्या है? एक तरीके से प्योर है उनको, क्योंकि वो यूरोपियन कल्चर से बिल्कुल अनटच्ड है, यानी कि करप्शन से बिल्कुल अछूते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, सिविल मतलब अच्छे हैं ये। सिविलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन था, इसलिए अ पॉपुलर टर्म वाज द नोबल सैवेज, और एक पॉपुलर टर्म उनको दी गई, नोबल सैवेज। सम लाइंस इन अ पोम बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ इंडिकेट अनदर पर्सपेक्टिव, और कुछ जो पंक्तियां हैं जो इंग्लिश पोएट रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने अपनी पोम के अंदर लिखी है, उनका दूसरा पर्सपेक्टिव है। Neither he nor Rousseau had met a Native American, ना तो ये रूसो कभी किसी नेटिव अमेरिकन से मिले थे, ना वर्ड्सवर्थ मिले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था उनको? एज amid wilds where fancy hath small liberty to grace the affections to exalt them or refine, meaning, अब ये इनकी लाइनें हैं जिसका मीनिंग ये है, मीनिंग दैट पीपल लिविंग क्लोज टू नेचर, यानी कि जो लोग प्रकृति के पास में रहते हैं, had only limited powers of imagination and emotion, उनके पास में बहुत ही कम अमाउंट में इमेजिनेशन होती है और कम अमाउंट में उनके इमोशंस होते हैं। To the natives, the goods they exchanged with European were gifts given in the friendship. अब जो नेटिव्स, अमेरिकन नेटिव्स थे, जो चीज है वो एक्सचेंज कर रहे थे यूरोपियंस के साथ में एज अ गिफ्ट, वो उनकी क्या थी? उनको लग रहा था ये हमारे दोस्त हैं। For the Europeans, dreaming of becoming rich in the fish and the furs were commodities which they would sell for a profit in Europe. और यूरोपियंस के लिए वो चीजें क्या थी? ये थी कि हम अब पैसे वाले बन जाएंगे, फिश और फर कमोडिटीज बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और यूरोप पे ये चीजें बेचेंगे, वो उनके लिए प्रॉफिट का मामला था, और इनके लिए ये दोस्ती की चीज थी। The prices of goods they sold varied from year to year. जो सामान ये लोग बेच रहे थे वहां ले जाकर के, वो हर साल उसकी प्राइस बढ़ती गई, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई। सप्लाई जितनी थी उस हिसाब से प्राइस सेट होती थी। The native could not understand this. अब नेटिव्स को ये चीजें समझ नहीं आ रही थी। They had no sense of market in a faraway Europe. उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं थी बाजार के बारे में और प्राइसेस के बारे में। They were puzzled by the fact that the European traders sometimes gave them a lot of things in exchange for their goods and sometimes very little. अब ये देखो कितनी अलग चीज है कि लोग बाग समझ ही नहीं पा रहे कि उनके साथ में क्या हो रहा है, और वो पजल यानी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कई बार तो यूरोपियंस हमें बहुत सारी चीजें ला करके दे देते हैं और कई बार जो है वो बहुत कम सामान देते हैं। तो वो उनको इस चीज को, इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे उन लोगों का कि यूरोपियंस हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रही है, तो हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दे वर ऑल्सो सैडन बाय द ग्रीड ऑफ द यूरोपियंस, और वो लोग दुखी भी हो जाते थे कि ये यूरोपियंस जो हैं ये कितने लालची हैं। उनकी ग्रीड देख करके भी ये लोग काफी दुखी हो जाते थे। In their impatience to get furs, they had slaughtered hundred of weavers. अब यूरोपियंस को फर्स चाहिए थे क्योंकि वो फर बेचते थे वहां जाकर के यूरोप के अंदर और प्रॉफिट कमाते थे। तो इनकी जो भूख थी कि इनको बहुत पैसा कमाना था, इनका जो लालच था, उससे उसके चक्कर में इन्होंने कई सौ बीवर्स, एक जानवर होता है उसका फर बहुत अच्छा होता है, अमेरिका में पाया जाता था ये, उस कई सारे बीवर्स को इन्होंने मार दिया।
कसाई एक तरीके से इन्होंने मतलब उसको खत्म कर दिया फर लेने के लिए। नेटिव्स जो थे ये देख करके बहुत ही अनईजी हो गए और उनको डर लगने लगा कि उनके एनिमल्स जो है वो कभी ना कभी उनसे जरूर बदला लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने एनिमल्स के साथ में बुरा किया है तो वो भी बदला लेंगे। और यूरोपियंस जो थे वो ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनको लग रहा था कि अब वो सेटल हो गए हैं अमेरिका के अंदर, वो आए यहाँ पे बसने के लिए थे। 17th सेंचुरी के अंदर कई सारे ग्रुप्स जो थे यूरोपियंस के, उन्होंने कोशिश करी कि वो अलग अलग सेक्शंस जो है क्रिश्चियनिटी को लेकर के, प्रोटेस्टेंट्स लिविंग इन द प्रीडोमिनेंटली कैथलिक कंट्रीज और कैथलिक्स इन कंट्रीज वेयर प्रोटेस्टेंटिज्म वाज द ऑफिशियल रिलीजन। अब ये जो थे यूरोपियंस वो क्या कर रहे थे, बस अलग अलग जो डिफरेंट सेक्शंस थे क्रिश्चियनिटी के उनको समझ रहे थे। वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स थे यूरोपियंस के, कुछ तो ऐसे थे जो प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है, जो रह रहे थे कैथलिक कंट्रीज के अंदर, और कुछ ऐसे थे कैथलिक्स जो ऐसी कंट्रीज में रह रहे थे जो बेसिकली प्रोटेस्टेंटिज्म जो है उसको फॉलो करती है। वहां पे उनका ये ऑफिशियल रिलीजन था। अब कई सारे लोग जो हैं यूरोप छोड़ गए और पहुंच गए अमेरिका नई जिंदगी शुरू करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही खाली लैंड था, वेकेंट लैंड था, और वहां पे प्रॉब्लम, और वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे यूरोपियंस जो है वो और दूसरे नेटिव विलेजेस जो थे वहां पे मूव करने लगे। उन्होंने आयरन टूल्स का यूज करा फॉरेस्ट काटने में और फार्म्स लगाने में। नेटिव्स और यूरोपियंस ने एक डिफरेंट चीजें देखी, ठीक है, फॉरेस्ट को लेकर के। नेटिव्स जो है वो मानते थे कि आइडेंटिफाइड ट्रैक्स इनविजिबल टू द यूरोपियंस, यानी कि नेटिव्स जो है उनके ट्रैक्स को इनविजिबल है और यूरोपियंस जो है उसे चीज को समझ नहीं पाएंगे। कई ऐसी चीजें थी जो यूरोपियंस के लिए इनविजिबल थी लेकिन नेटिव्स के लिए जानकारी उनको थी। और यूरोपियंस इमेजिन कर रहे थे कि फॉरेस्ट काट देंगे तो और रिप्लेस कर देंगे फॉरेस्ट को कॉर्नफील्ड से, यानी कि भुट्टे की खेती करेंगे वहां पर। जेफरसन्स ड्रीम वाज अ कंट्री पॉपुलेटेड बाय यूरोपियंस विद स्मॉल फार्म। जेफरसन जो है उनका ये सपना था कि ये कंट्री जो है यूरोपियन से भर जाए, वहां पे छोटे छोटे फार्म्स हो उनके। द नेटिव्स हु ग्रू क्रॉप्स फॉर देयर ओन नीड्स नॉट फॉर सेल एंड प्रॉफिट एंड थॉट इट रॉन्ग टू ओन द लैंड कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। अब जेफरसन की जो ये भावना थी कि भाई यहाँ पे यूरोपियन सेट हो जाए और उन सबके छोटे छोटे फार्म्स हो, उस चीज को नेटिव्स नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि नेटिव्स जो है अमेरिकन नेटिव्स जो थे वो अपनी जरूरत के हिसाब से सामान उगाते थे और अपने उनका खाना पीना हो जाए बस उस हिसाब से वो फसल उगाते थे, बेचने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। और उनका मानना ये नहीं था कि ये लैंड जो है उसको अपना कहना जरूरी है। उनको ये चीज जो थी वो समझ नहीं आ रही थी। इन जेफरसन्स व्यू दिस मेड देम अनसिविलाइज्ड, और जेफरसन की सोच के हिसाब से यही चीज जो थी उनको अनसिविलाइज्ड बनाती थी। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, it's clear. नो No, मैम। ma'am, it's clear. ओके। कंट्रीज जो जानी चाहती थी एज कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो एग्जिस्टेंस में आई है कब? 18th सेंचुरी के एंड में उनका वर्चस्व बन करके निकला है प्रॉपरली। ये मैप दे रखा है, मैप में आपको बता रखा है यहाँ पर कनाडा है और ये क्या है? अमेरिका है, ठीक है। At the time they occupied only a fraction of the land they now cover. अब उस समय तक इन्होंने एक हिस्सा जो है वो ही हासिल किया था लैंड का, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 100 years they extended their control over territory to reach their present size। जो आज के जमाने में साइज है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स का, वो पहले नहीं हुआ करता था। पहले उन लोगों ने अलग अलग हिस्से जो है दूसरी दूसरी चीज कंट्री से खरीदे हैं और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने देश को एक टेरिटरी फ्रेम करी है। लार्ज एरियाज जो है वो लिए गए थे, वर एक्वायर्ड बाय द यूएसए बाय परचेज दे बॉट इन लैंड इन साउथ फ्रॉम फ्रांस द लुजियाना परचेज फ्रॉम रशिया अलास्का एंड बाय वॉर मच ऑफ सदर्न यूएसए वाज वॉन फ्रॉम मेक्सिको। अब क्या है, ये जो मैप है इसमें आपको दे रखा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ से परचेज किया है। जो पर्पल है वो इन्होंने परचेज किया है स्पेन से 1819 के अंदर, फिर डार्क पर्पल जो है उन्होंने मेक्सिको से लिया है, ठीक है। और इस तरीके से सबका वो दे रखा है कि यूनाइटेड स्टेट जो है 1783 के अंदर इतना था, फिर उसके बाद में लुजियाना परचेज हुई,
ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन से इन्होंने खरीदा। फिर लड़ाई हुई 1845 के अंदर, वो इन्होंने हासिल किया है। एनेक्स्ट 1845 के अंदर इन्होंने लड़ाई करके इस जगह को हासिल किया है। तो इस तरह की परचेसेस भी हुई हैं और कुछ इन्होंने लड़ाई करके भी इस चीजों को अपने अंदर मिलाया है। इस तरीके से बनाया है यूएसए, और ऊपर कनाडा है। It did not occur to anyone that the consent of native living in these areas should have been asked. अब इस तरीके की कोई चीज नहीं उठी जहां पर लोगों ने ये सोचा हो कि जो लोग नेटिव्स इन एरियाज में रह रहे हैं उनकी सोच क्या है। The western frontier of the USA was a shifting one, and as it moved, वेस्टर्न फ्रंटियर जो था वो बहुत ही शिफ्टिंग था, यानी कि जो एरियाज थे वो शिफ्ट हो रहे थे। The natives also were forced to move back. और नेटिव्स को भी ये फोर्स किया जा रहा था कि तुम भी हट जाओ अपने एरिया से। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया कनाडा और यूएसए की परचेजेस का। 1803 के अंदर लुजियाना परचेज हुई है, जिन्होंने फ्रांस से खरीदा था। 1825 से 58 के बीच में नेटिव्स जो है यूएसए के वो मूव कर गए थे दूसरी जगहों पर। 1832 के अंदर जस्टिस मार्शल्स जजमेंट हुआ। 1849 के अंदर अमेरिकन गोल्ड रश हुआ। 1861 से 65 के अंदर अमेरिकन सिविल वॉर हुआ। 1865 से 90 के अंदर अमेरिकन इंडियन वॉर्स हुआ। फिर 1870 से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लगी। 1890 से बिसन जो है वो पूरी तरह से ऑल्सो एक्सटर्मिनेटेड इन, वो भी खत्म हो गया। 1892 के अंदर एंड हुआ अमेरिकन फ्रंटियर का। दूसरी तरफ कनाडा का दिया हुआ है। 1837 के अंदर फ्रेंच कैनेडियन रिबेलियन हुआ। 1840 के अंदर कैनेडियन यूनियन ऑफ अपर एंड लोअर कनाडा हुआ। 1859 के अंदर कैनेडियन गोल्ड रश हुआ। 1867 के अंदर कॉन्फेडरेशन ऑफ कनाडा हुआ। 1869 से 85 के बीच में रेड रिवर रिबेलियन बाय मेटिस इन कनाडा, यानी कनाडा के अंदर मेटिस लोगों ने रेड रिवर रिबेलियन किया। 1876 के अंदर कनाडा इंडियन एक्ट अमेरिका हुआ। 1885 के अंदर ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज लिंक्स ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट कोस्ट तक उनको लिंक किया गया रेलवेज को। ये इनकी टाइमलाइन है कि कहाँ पे कितनी परचेज हुई, कौन से साल में हुई, किससे खरीदी, कौन सा वॉर हुआ, ये सब टाइमलाइन दी गई है। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. मैम अब लैंडस्केप जो है अमेरिका के वो बहुत ही बदले हैं 19th सेंचुरी के अंदर, उनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। यूरोपियंस ने ट्रीट किया लैंड को डिफरेंटली, जो नेटिव्स करते थे उससे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। जो ब्रिटेन से आए और फ्रांस से आए यंगर बच्चे थे, वो अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के अंदर हकदार नहीं थे। ठीक है, उनको बोला गया था कि आप जाओ और जाकर के अमेरिका के अंदर जमीन खरीदो। इसीलिए वहां पर इमिग्रेंट्स की एक लहर उठी और वहां पर कई लोग आए जर्मनी, स्वीडन, इटली से, जिन्होंने अपनी बड़े बड़े खेत खो दिए थे, वो वहां आ रहे थे। ठीक है, और वो चाह रहे थे कि यहाँ पे उनका खुद का एक खेत हो जिसको वो अपना कह सके। पोलैंड से भी लोग आए और वो काम करना चाह रहे थे प्रेरीज ग्रासलैंड, जो कि बेसिकली अमेरिका के अंदर एक एरिया है, और वो उनको याद दिलाता था अपने घरों की, स्टेपीज ऑफ देयर होम्स। और एक्साइटेड थे वो लोग क्योंकि वो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज जो है कम कीमतों पर वो उनको मिल रही थी। इसलिए वो लोग बहुत खुश थे इन सामानों को खरीदने के लिए, इन एरियाज को खरीदने के लिए। दे क्लियर्ड लैंड एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर, उन्होंने लैंड साफ किया और वहां पर एग्रीकल्चर को डेवलप किया। कई नई क्रॉप्स लगाई, राइस और कॉटन की, और जो यूरोप में नहीं उग सकती थी वो इन्होंने यहाँ पे उगाई। देयरफॉर ये जो चीजें थी, ये जो प्रॉफिट था, ये आगे पास ऑन होता था। अब अपने ह्यूज फार्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जंगली जानवरों से, वोल्स और माउंटेन लायंस जो हैं, जैसे कि वो जो जानवर थे जंगली, उनसे बचाने के लिए इन्होंने क्या शुरू करा, दीज वर हंटेड टू एक्सटेंशन। इतनी हंटिंग करी उन जानवरों की कि वो खत्म ही हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। They felt totally secure only when the intervention of the barbed wire in 1873. इनको पूरी तरीके से तसल्ली जब हुई जब यहाँ पर एक इन्वेंशन हुआ बार्ब्ड वायर का 1873 के अंदर। क्लाइमेट जो था सर्दर्न रीजन का वो बहुत गर्म था यूरोपियंस के लिए, वो बाहर काम नहीं कर पाते थे। उनका एक्सपीरियंस जो था साउथ अमेरिकन कॉलोनीज में वो इतना अच्छा नहीं था कि उनको दिखता था कि नेटिव्स जो है वो उनको एनस्लेव कर लिया था, उनको लार्ज नंबर में वो अपने गुलाम बना रहे थे काम करने के लिए। प्लांटेशंस जो है वो भी गुलामों के द्वारा करवाया जाता था अफ्रीका के अंदर। प्रोटेस्ट होने लगा एंटी स्लेवरी का, वो ग्रुप्स बन गए जो स्लेव ट्रेड, यानी कि ये जो गुलामों का व्यापार होता है, यानी लोगों को गुलाम बना करके खरीदा और बेचा जाता था, उस चीज के लिए उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हुआ।
लेकिन जो अफ्रीकन थे जो यूएसए के अंदर थे वो स्लेव्स ही बने रहे और उनके बच्चे जो थे वो भी उनको भी गुलाम ही बनाया गया। नॉर्दर्न स्टेट्स जो थी यूएसए की वहां पर इकोनॉमी पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं थी प्लांटेशन के ऊपर, इसीलिए वहां पर खत्म हो गई स्लेवरी और उन लोगों ने रोक दिया, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस रोक दी, जो इंसानियत के खिलाफ प्रैक्टिसेस थी वो रोक दी। 1861 से 65 के अंदर वहां पर वॉर हुआ स्टेट्स के बीच में, जो चाहते थे कि स्लेवरी वापस से ठीक की जाए, गुलामों को रखा जाए, और सपोर्ट करते थे जो सपोर्ट कर रहे थे इस चीज को उनको हटाया जाए। बाद में वो लोग जीते, स्लेवरी अब अबॉलिश कर दी गई पूरी तरीके से। और भले ये 20th सेंचुरी में हुई अफ्रीकन अमेरिकन के लिए जो इस लड़ाई को जीत पाए सिविल लिबर्टीज को लेकर के, और व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स के बीच में जो सेग्रीगेशन चल रहा था स्कूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लेकर के, वो खत्म हुआ कि स्कूलों के अंदर सिर्फ व्हाइट लोग पढ़ेंगे और ब्लैक लोग नहीं पढ़ सकते, या नॉन व्हाइट्स जो हैं वो नहीं पढ़ सकते, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर सकते। वो जो चली आ रही थी चीजें वो खत्म हुई। कैनेडियन गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो पाई काफी लंबे समय तक, जो उनको लग रहा था कि इसको अर्जेंट नीड है, और उन्होंने क्वेश्चन उठाए नेटिव्स पर। 1763 के अंदर कनाडा जीत गया। ब्रिटिश हैड बीन वॉन बाय द ब्रिटिश आफ्टर अ वॉर विद फ्रांस। फ्रांस से लड़ाई के बाद में ब्रिटिशर्स जो है वो कनाडा को उन्होंने जीत लिया। फ्रेंच सेटलर्स जो है रिपीटेडली अपनी डिमांड कर रहे थे कि उनको ऑटोनॉमस पॉलिटिकल स्टेटस चाहिए, जिसके तहत 1867 के अंदर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई। वहां पे ऑर्गेनाइज कराया गया कनाडा को एक एज अ कॉन्फेडरेशन ऑटोनॉमस स्टेट के तौर पे। समझ आया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। मैम हम्म मैम ब्रिटिश ने फ्रांस से लड़के कनाडा को जीता था ना? हाँ ये लिखा है बेटा। ओके मैम। और फिर उसको ऑटोनॉमस स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया। किसी और को कोई दिक्कत? ये ऑटोनॉमस स्टेट की तरह यानी कि बाहर का कोई कंट्रोल नहीं करेगा इस पे, ये आजाद है अब कनाडा। किसी ओके और को मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज कंजर अप योर हाँ प्रॉब्लम्स फॉर मैम। टुमारो सेशन। हम आपकी प्रॉब्लम्स कल डिस्कस कर लेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। बाय मैम।